तो देखिए आपके पास हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डीपीपी 1 का क्वेश्चन नंबर 4। डीपीपी 1 क्वेश्चन नंबर 4 आप बाहर पूछ लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक रॉड एल लेंथ का है, एक दूसरा भी एल लेंथ का है और ये तीसरा भी एल लेंथ का है। और जो फोर्थ है, पहले तो मुझे बताओ ये सेम मटेरियल का दिया हुआ है क्या? तो 3 आइडेंटिकल रॉड है, उसके मास m XY प्लेन में है। फोर्थ यूनिफॉर्म रॉड का मास 3m दिया हुआ है, तो उसका लेंथ आपको निकालना है। और इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां आना चाहिए? ओरिजिन पे आना चाहिए। तो इधर देखो, ये जो थर्ड है इसका मास तो है 3m, इसका मास m और ये m है। यही बात है। आपको सेंटर ऑफ मास कहां पर चाहिए? ओरिजिन पे। तो आपको सबसे पहले इन तीनों के हिसाब से चलना है। क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैं ये वाला तरीका लगा रहा हूं। इसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट 0,L/2, इसका कोऑर्डिनेट L/2, 0 और इसका कोऑर्डिनेट, एक मिनट, ये L/2 है, ये एंगल 45 डिग्री, तो L/2 cos 45, L/2 sin, तो ये आपका L/2 और ये 45 डिग्री है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे L/2√2, L/2√2, यही ना? चलिए, तो अब आपको इस सिस्टम में ये जो चौथा वाला है इसको मिलाना है। इसके कोऑर्डिनेट बताओ। अगर इसका कुछ लेंथ आप L1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? L1 लेंथ, तो इसका जो आपका कोऑर्डिनेट आएगा ये L1/2 मिड पॉइंट होगा, और L1/2 का इधर और इधर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये L1/2√2 x भी आ जाएगा और y भी, लेकिन ये दोनों नेगेटिव में है, तो ये वैल्यू होगी -L1/2√2, -L1/2√2। यस और नो? अच्छा, इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो ओरिजिन पे होना चाहिए, यानी XCM भी 0 आना चाहिए और YCM भी। तो मैं ऐसा करता हूं, XCM की इक्वेशन लिखता हूं। मुझे पता है कि XCM 0 आ रहा है, M1 X1 कैपिटल M 0, किसका लिखा मैंने? ये वाला रॉड। फिर दूसरा प्लस कैपिटल M, इसका x कोऑर्डिनेट L/2√2 x कोऑर्डिनेट, प्लस ये तीसरा, ये भी L स्मॉल है ना, तो मेरे पास m इंटू 2√2, ये 3 आ गए कि L/2। देखो ये 0, ये L/2√2, ये L/2, और इसका x कोऑर्डिनेट कितना है? -L1/, तो प्लस 3m इंटू L1/2√2। L1 आपको निकालना है, न्यू लेंथ, डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना? 6m, और ये कितना है? 0। यहां से आपका L1 एस्टिमेट हो जाएगा। इवन आप YCM की इक्वेशन भी बनाओगे तो वो भी सेम ही आने वाली है। नेक्स्ट, किसका? देखो इसका कोऑर्डिनेट, इसकी लेंथ L है। हाँ देखो इस, अरे यार पहले बात बंद कर दो, नहीं तो अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट होगा। ये वाला कोऑर्डिनेट, ये इसका सेंटर ऑफ मास, इसका मिड पॉइंट है, यहां से दूरी कितनी है? L/2। L/2 का cos कंपोनेंट cos 45, 1/√2। इसका ये कितनी दूरी है टोटल? L1 का आधा L1/2, ये एंगल भी 45 है, ये भी 45 है, तो L1/2√2 और L1/2√2, लेकिन दोनों नीचे हैं, ये लेफ्ट है और डाउन है, तो लेफ्ट तो नेगेटिव कोऑर्डिनेट x और y भी नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 5 में क्या डाउट है? क्वेश्चन नंबर 6, 7 में डाउट है। अच्छा ये बताओ, एक तरीका तो है पूरा सॉल्व करके करने का, और एक तरीका है डायरेक्ट कर दें इसको। एक बात बताओ, ये दोनों यूनिफॉर्म रॉड है क्या? यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास उसका ज्योमेट्रिक सेंटर, और क्योंकि इन दोनों का लेंथ बराबर है तो इसका सेंटर ऑफ मास, इधर देखो
इसका मिड पॉइंट यहां से L/2, पहला वाला। एक मिनट रुक जाओ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं यार। चलो टोटल ले लेते हैं। तुम चाहते हो कि मैं पूरा आंसर बताऊं, है ना? मैं टेक्निक बता रहा था कि ऐसे कर लेना। इधर देखो, ये L है, तो ये टोटल L है, तो L/2 हो गया क्या ये? अच्छा, इसका मिड पॉइंट होगा L/4 दूरी पे, और इधर से भी, मतलब ये क्वेश्चन कोई पूछने वाला है नहीं। क्या कहते हो, दोनों पार्ट के मास बराबर है क्या? और जब दोनों मास बराबर हो तो उसका सेंटर ऑफ मास उसका मिड पॉइंट। तो क्या ये बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर से जाएगा? ये टोटल 60 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री। देन व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स? ये L/4 cos 30। तो दिस लेंथ यहां से यहां तक, मतलब इसमें तो हमने डायरेक्ट हमारा जो नॉलेज है उसी से काम चल रहा है। दैट इज योर L/4 cos 30। अब बात करना बंद कर दो, है? चलिए, L/4 cos 30 क्लियर है? नेक्स्ट। नहीं, अब अगर किसी को लगता है कि सर मैं बहुत वैसे करना चाहता हूं, तो आप यहाँ ओरिजिन रख दो, एक्स एक्सिस रख दो, वाई एक्सिस रख दो, फिर कोऑर्डिनेट लिखो, तो वो लेंथी प्रोसेस है। यहाँ डायरेक्ट आ जाता है आंसर। टाइम भी तो बचाना है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ये 7th ही है। नहीं, बाद में बात हो गई थी कि पूरा होगा, मुझे याद है। क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट है? अच्छा एक मिनट, कोई डायरेक्ट इसको 2r/π तो नहीं कर रहा? एक मिनट, 2r/π में रिंग था, आधा रिंग बस, इसमें एक रॉड भी लगी हुई है, तो इसका, एक मिनट, पहली बात तो एक मिनट सुनो, मैं आप लोग एक तरीका बताता हूं। डिस्कशन इतना आराम से सुनना चाहिए कि फटाफट डिस्कशन का टाइम खत्म हो, ताकि हम थ्योरी पे आ जाए फटाफट। ठीक है, अननेसेसरी ये क्वेश्चन ज्यादा टाइम लेगा वरना। मुझे बताइए, एक आपके पास रॉड है और एक वायर है, तो ये क्वेश्चन इसीलिए दिया है कि आप सेमी सर्कल सोच के कर दो, लेकिन ये है तो ऐसा, ये सिर्फ इतना थोड़ी है, इसके साथ ये भी तो है। तो अब आपको सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट चाहिए ना, तो ये लो, मैं दोनों बना देता हूं। बताओ इसका मास कितना? अगर ये यूनिफॉर्म है तो λ/π/r, और इसका मास है λ/2r। इसके कोऑर्डिनेट 0 0, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट 2r/π, तो दिस इज योर 2r/π, 0। इतना समझ में आया? तो ये आपका M1, ये M2। अब क्या कहते हो, इसका YCM तो 0 ही आएगा। देन व्हाट वुड बी इट्स XCM? XCM इज M1 इंटू 0 प्लस M2 इंटू उसका कोऑर्डिनेट प्लस का 2r/π अपॉन M1 प्लस M2। इधर देखना, ये M1 और M2 रख के सॉल्व कर लोगे क्या? M1 आपका है λ/2r और M2 है λ/πr। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। चलिए, कुछ लोग हाथ खड़ा करें, किसको डाउट है 9th में? ओके, वेरी गुड, बाकी सबने कर लिया है, 3 स्टूडेंट्स को डाउट है। पर देख लो इसमें क्या दिया हुआ है, क्या वेरिएबल है? मास पर यूनिट लेंथ। अच्छा, इससे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, इसने दिया तो है रो सिंबल, लेकिन बोला क्या है उसको? मास पर यूनिट लेंथ। तो मैंने आपसे कहा सिंबल से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, उस चीज का नाम क्या है, तो वो मास पर यूनिट लेंथ है। अच्छा, जिस एंड से हमने आपको ये दिया हुआ है ना फंक्शन, आपको उसी एंड से क्या बताना है? सेंटर ऑफ मास की दूरी। तो मुझे बताइए फॉर्मूला क्या होगा? यहां से किसी x डिस्टेंस पर जाके, इधर देखो, एक dx कट करेंगे, आपको लैम्डा जो है वो रो सिंबल में दिया है, तो इसका मास कितना होगा? लैम्डा इंटू dx। लैम्डा को इन्होंने क्या सिंबल दिया है? रो, तो रो इंटू dx। ओके, तो यहां से x कोऑर्डिनेट आ गया इसका। देन व्हाट इज इट्स XCM? इंटीग्रेशन dmx अपॉन इंटीग्रेशन dm। दैट इज इंटीग्रेशन dm कितना? रो dx इंटू x अपॉन
रो dx। कितने लोगों को दिखता है कि ये इक्वेशन आपके क्लास में आ चुकी है ना, लैम्डा की तरह आई थी। अब मैंने आपको बार बार बोला था अगर लैम्डा वेरिएबल हो तो आप इसको बाहर निकाल के कैंसिल आउट नहीं कर सकते। तो अभी आपके पास इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, ये के एक्स स्क्वायर बाई एल इंटू एक्स डी एक्स अपॉन के एक्स स्क्वायर बाई एल इंटू डी एक्स। अब जो कांस्टेंट है ना के बाई एल, एंड नाउ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू एल, यस और नो? तो इंटीग्रेशन यहां पे बनेगा एक्स क्यूब बाई एक्स 4/4 और इधर एक्स स्क्वायर है एक्स क्यूब बाई 3। लिमिट डाल दोगे आ जाएगा? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10th, देखो हाथ बहुत सारे आ गए 10th में। क्वेश्चन नंबर 10th, बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 10th में क्या है, दो चीजें हैं। एक क्या दिया है आपको, एक ट्राइंगल दिया है और दूसरा, और इसने आपसे पूछा कहा है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां होना चाहिए। ABC is a equilateral triangle and square both have the equal and uniform areal. The center of mass of the system is, यानी कोऑर्डिनेट चाहिए। ओके इधर देखो, ये मेरे पास ट्राइंगल है यार, ये बात मत करना कोई भी है ना। तो एक ट्राइंगल है और ये स्क्वायर है। मैंने एक बड़ा क्वेश्चन कराया था आपको, ट्राइंगल या क्या लेके जाने है ना। चलिए इसमें क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता दिख रहे हैं कि ये कितनी हाइट का है मुझे बताओ तो। इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इक्विलैटरल, इसलिए अच्छा कोऑर्डिनेट नहीं निकला, तभी पूछा जा रहा है ये। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ओके, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसकी साइड 2 है क्या? तो ये 2 है तो ये भी और ये भी 2 है। पहला पॉइंट तो ये सबको क्लियर हो गया। दूसरी चीज ये स्क्वायर है, इसका साइड ये ए है और दूसरा स्क्वायर है कि रेक्टेंगल? स्क्वायर है, तो ये भी 2 है ये भी 2 है। ओके, तो सबसे पहले इसकी हाइट कितनी है? देखो h कितना है, ये एंगल 30 डिग्री है, इक्विलैटरल का ये आधा। 2a cos 30 कितना? 2a cos 30 इक्वल्स टू √3a। ये तो आ गया आपके पास क्या? ओके, ये हाइट आ गई। तो सबसे पहले इसका मास बताइए, m1 सिग्मा इंटू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। पहले इधर देखो, ये इसका मास समझ में आया है, सिग्मा इंटू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो √3a² सिग्मा, ये इसका मास है। दूसरे वाले का मास m2 दैट इज सिग्मा 2a का होल स्क्वायर दैट इज 4 सिग्मा a²। ये हमारे पास दोनों के मास आ गए। अब इंपॉर्टेंट चीज है कोऑर्डिनेट। तो ये ओरिजिन है क्या? तो ओरिजिन के नीचे ये सेंटर ऑफ मास, यहां से ये 2a है तो 2a का मिड पॉइंट a, तो इसका कोऑर्डिनेट है 0, -a, 0, -a। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट चाहिए यहां पे, एक मिनट। तो आपको पता है क्या ये मीडियन पर होगा? और ये सेंट्रॉइड है और ये 2:1 में डिवाइड करता है, तो ये टोटल हाइट h है तो ये h/3। तो दिस हाइट इज योर h/3। बताओ इसका x कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट h/3। h कितना है? √3a/, ये आएगा। अब मैंने भी आपको पहले भी ये कहा हुआ है कि यही निकालने में टाइम लगने वाला है, सेंटर ऑफ मास निकालने में टाइम नहीं लगेगा, उसमें तो फॉर्मूला है सिर्फ। ये दोनों चीजें आ गई। हाँ बेटा, a इसका 2a है, मैं ऐसे याद करके नहीं रखता हूं। ये तुम्हें कुछ गलती दिख रही है यहाँ पर, इसका हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट में कोई प्रॉब्लम है क्या? तो जो भी है आप देख लो ना, आ जाएगा उसमें। भाई हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस अगर आप a लेना चाहते हो तो हाइट होगी √3a/, उससे भी आएगा, ऐसा थोड़ी है। तो मुझे बताओ इसमें क्या आएगा मेरे पास, एक्सीएम निकालू या वाईसीएम? एक्सीएम तो 0 आएगा। नाउ आई विल सॉल्व फॉर YCM। m1/1, m1 कितना? सिग्मा √3a²। इसका y कोऑर्डिनेट
इसका y कोऑर्डिनेट रूट यानी a बाई रूट थ्री, √3 मतलब a बाई रूट थ्री प्लस m2 4 सिग्मा a स्क्वायर, व्हाट इज इट्स y कोऑर्डिनेट माइनस a डिवाइडेड बाई टोटल मास सिग्मा √3 a स्क्वायर प्लस 4 सिग्मा a स्क्वायर। यहां से आपका YCM आ जाएगा, यस और नो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12 सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 13, एक मिनट, कुछ लोगों को डाउट है इसमें ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। अच्छा, कितने लोगों को ये दिख रहा है कि बड़ा जो ट्राइंगल है उसमें छोटा ट्राइंगल इंट्रोड्यूस कर देते हैं, फिर उसको माइनस कर देंगे। तो देखिए इसको करते हैं हम लोग सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 13, देखो 13th क्या है, एक इस तरीके का ट्राइंगल है, ये 6 और ये 3 और ये 6, ऐसा है ये एरो शेप का, ये टोटल 9 है, ये आपका 3 है, यही ना? अच्छा, क्या ये यूनिफॉर्म सरफेस है? तो इसका तो हम डायरेक्ट नहीं जानते, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक टेक्निक है कि मैं इसको भर देता हूं फिर खाली कर दूं सेम सिग्मा से, और क्योंकि हमें ट्राइंगल की वैल्यूज पता होती हैं, अगर उसका हाइट h है तो बेस से h/3 हाइट पर, अगर हम आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो ऐसा करते हैं, दिस होल सिस्टम इज इक्वलेंट टू, पहले इसने बताओ आपने कहां से दूरी पूछी है, O से क्या? द सेंटर ऑफ मास इज लाइंग, तो इसने डिस्टेंस O से पूछा है, तो ऐसा करते हैं ओरिजिन भी वहीं रख लें ताकि जल्दी से आंसर आ जाए। तो पहले इसको भर दो, इधर देखो ये भर दिया आपने, ठीक है? ओरिजिन मैंने O पे ही रख लिया, तो O यहां पर है, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, एक मिनट इधर देखो, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये O। तो मुझे ये बताओ इसका टोटल ये कितनी लेंथ है? 9, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां आएगा? ये देखो यहां से ये 9 है, तो सेंट्रोइड जो होगा वो 2:1 में डिवाइड करेगा, तो ये इसका ओरिजिन पे ही आएगा यहां पर। तो अच्छी बात है कि इसके कोऑर्डिनेट तो यही हो गए, बट इसका मास कितना है? m1 सिग्मा इंटू हाफ ऑफ बेस, बेस कितने का है? 6, ये बेस हो गया, और हाइट इसकी 9 है, 6 इंटू 9, ओके? ये m1 आ गया, इसमें से माइनस करना है, माइनस किसको करना है? इसी सिस्टम में, एक मिनट इसको ढंग से बनाना, तो आपका एक्सिस ऐसे है x y, और इधर आपने इस तरह से दिया है ट्राइंगल, ऐसा है क्या? ओके, चलिए ये इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 3, और ये 6 है और ये 3 है। आपको पता है इसका सेंटर ऑफ मास बेस से h/3 पे होता है, तो इधर से h/3 कितना? 1, तो इधर से कितना? 2, तो इसके कोऑर्डिनेट बताइए, x कोऑर्डिनेट -2, y कोऑर्डिनेट 0। ये बात अगर समझ में आ गई है तो अब क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज इट्स मास? m2 is sigma into half of base into height, yes or no? तो जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना है ये वाला मास? 27 सिग्मा, और ये 9 सिग्मा। Now you have to estimate the axiom only. The value of axiom is how much? इसको मिला के उसको हटाना है, तो m1 इंटू x1 माइनस m2 इंटू x2 अपॉन m1 माइनस m2। m1 कितना है? 27 सिग्मा इंटू 0 माइनस 9 सिग्मा इंटू -2 अपॉन 27 सिग्मा माइनस 9 सिग्मा। कर लोगे आगे सॉल्व? आंसर मैच कर लो, आया कि नहीं?
ओके, मतलब एक ट्राइंगल का पता है, तो ये क्वेश्चन एज आपको प्रैक्टिस कराता है ट्राइंगल की, कि ट्राइंगल कैसे हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 सेम करा दिया मैंने, आइसक्रीम वाला थोड़ा सा डिफरेंट था। क्वेश्चन नंबर 15, वेरी गुड। अब हम लोग आज बहुत सारी बातें करने वाले हैं एंड रिलेटेड टू सेंटर ऑफ मास एंड इट्स प्रॉपर्टी। आज की क्लास बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा ही ध्यान से सुनना है आज की क्लास, और कोई डाउट हो तो आप पूछ तो सकते ही हैं। तो देखिए, लास्ट क्लास में देना मैंने आपको दो बातें समझाया था। एक तो मोमेंटम लिखना सीख लिया था, और बेटा ये एसीएम पे वेक्टर लगाना, वीसीएम पे ना, सब वेक्टर इक्वेशन है। तो देखिए, आप लोग क्वेश्चन कैसे स्टार्ट कर चुके हो, आपको मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन बता दिया था, डेफिनेशन बता दिया था। ओके, एक मिनट वापस रिकॉल कर लेते हैं। हमने सेंटर ऑफ मास की प्रॉपर्टी में क्या क्या देखा है। एक तो आपने ये देखा कि जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी आप m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल मास करके निकाल सकते हो। और अगर आपको सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन चाहिए तो वो कैसे आएगा, m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल मास। और बाद में ये पता चला कि सेंटर ऑफ मास हाइपोथेटिकल पॉइंट होने के बावजूद भी ऐसा बिहेव कर रहा था कि जैसे वो एक पॉइंट मास है, सिस्टम का सारा एक्सटर्नल फोर्स उस पर लग रहा था, सिस्टम का सारा एक्सटर्नल फोर्स उस पर लग रहा था, और उसका मास जो है वो सिस्टम के टोटल मास के बराबर है। तो उसका एक्सेलरेशन आ रहा था समेशन एफ एक्सटर्नल अपॉन टोटल मास। तो आपको सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या मिला था, समेशन एफ एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय टोटल मास। वीसीएम आपने कैलकुलेट किया ही है। वीसीएम की यूटिलिटी ये थी कि आप सिस्टम का सारा मास अगर वीसीएम से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको सिस्टम का मोमेंटम डायरेक्ट मिल जाता है। यहां से सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मिलता है, और यहां से हमने एक आपको लॉ समझाया था कि अगर समेशन एफ एक्सटर्नल 0 हो, समेशन एफ एक्सटर्नल 0 हो तो उसका वीसीएम कांस्टेंट आएगा। वीसीएम कांस्टेंट होने का मतलब है यानी मोमेंटम कंजर्व। मैंने आपको कहा था इस बात का ध्यान रखना, मोमेंटम कंजर्व करने से पहले एफ एक्सटर्नल 0 है या नहीं। तो आज हम लोग इनके पे बेस्ड मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको हैबिट हो कि हम कैसे इन क्वेश्चंस को सोचते हैं। सिर्फ आउटपुट पे नहीं, उसके पूरे रिजल्ट पे भी ध्यान देना है कि कैसे हो रहा है। ठीक है, तो वन बाय वन एक क्वेश्चन करते हैं। देखो, एक मेरे पास स्मूथ सरफेस है, ओके, स्मूथ सरफेस, और इसके ऊपर ना एक रॉड ऐसे रखी हुई है, एक यूनिफॉर्म रॉड है। एक यूनिफॉर्म रॉड है, इसका मास m, लेंथ l, वो ऐसे रखा हुआ है, और ये एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल ऐसे पड़ा हुआ है। रॉड रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, रॉड रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। इसके रॉड के इस एंड का नाम हम ए पॉइंट रख दे रहे हैं, ओके। देखो क्वेश्चन को समझना, सरफेस स्मूथ है, ऐसे रखा हुआ है। पहले तो ये बताओ, जो आप लोगों को फील आ रही है क्या होगा, जैसे छोड़ देंगे ऐसे गिर जाएगा। अब आप में से सबको ऐसी फील आ रही है कि सर ये ऐसे गिर जाएगा। आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि सर एक मिनट, ए पॉइंट वहीं रहेगा और ये ऐसे गिर जाएगा। ऐसे बहुत सारे थॉट्स आ सकते हैं आपके मन में। लेकिन अभी तक जो आपने फिजिक्स पढ़ी है उसमें आप पार्टिकल्स को डिस्कस करते थे। यहाँ एक पार्टिकल है कि बहुत सारे, बहुत सारे। तो मुझे पता है कि ये बहुत सारे पार्टिकल्स, इनफाइनाइट पार्टिकल्स का सिस्टम है। तो मुझे ये देखना है कि भाई ये कैसे चलेगा। तो इसमें पहले एक क्वेश्चन लिख लो, फाइंड आउट द पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास। पहला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड। फाइंड आउट द पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड।
एंड इसी में क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट एंड सेंटर ऑफ मास, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट एंड सेंटर ऑफ मास, ए ये वाला ए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट एंड सेंटर ऑफ मास till the rod hits the ground, till the rod hits the ground, जब एक ग्राउंड पे पूरा गिर जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सोचेंगे, क्योंकि एक पार्टिकल तो है नहीं है। तो मुझे एक बात बताइए, क्योंकि हम लोग सेंटर ऑफ मास देख रहे हैं, थोड़ा सेंटर ऑफ मास के बारे में सोचते हैं। आपको पता है सेंटर ऑफ मास एक हाइपोथेटिकल पॉइंट है, वो अभी कहां है? रॉड का सेंटर ऑफ मास उसका मिड पॉइंट होता है, तो ये इस रॉड का सेंटर ऑफ मास है। मुझे बताओ इसके एक्सेलेरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन कौन है? नहीं, लैंग्वेज में बताओ, कौन रेस्पॉन्सिबल है? एक्सटर्नल फोर्स, यस और नो? ठीक है, अभी इस सिस्टम के सारे पार्टिकल रुके हुए हैं। क्या रुके हैं? तो अगर मैं इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी देखूं, आप लोग जल्दी भागना चाहोगे, मैं आपको स्लो करूंगा, मैं सारी बात बोलूंगा जिससे आप बोर होंगे। तो आपको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चाहिए, तो क्या इस समय पर सबकी वेलोसिटी 0 है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी ओके। तो UCM ऑफ सेंटर ऑफ मास, U सिंबल इज फॉर इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0। कंफर्म? ठीक है, अब मुझे बताइए, अब सेंटर ऑफ मास का चलना उसके एक्सेलेरेशन पे निर्भर करेगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी होती तो वो वैसे भी चल सकता था, लेकिन अब अगर ये चलना शुरू करे तो एक्सेलरेशन पे ध्यान देना होगा। और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है एक्सटर्नल फोर्सेस से। तो पहली बात, आपका सिस्टम कौन है? तो सिस्टम मेरा पूरा रॉड है। ध्यान देना, रॉड के अंदर टेंशन भी होगी। अगर रॉड को मैं यहां से काटूं और यहां से काटूं तो यहां टेंशन होगी रॉड पे, लेकिन क्या आपको दिखता है अगर हम दोनों हिस्सा काम में लें तो वो एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे? तो अगर आपने आधा रॉड काट के ऊपर छोड़ दिया तो फिर वहां आपको टेंशन फोर्सेस दिखाने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मैं पूरा रॉड लेता हूं तो इसके अंदर के टेंशन इंटरनल है, क्योंकि वो इंटरनल किसको बोला था मैंने? जैसे M1 ने M2 पे जो लगाया हो वही M2 ने M1 पे लगाया हो, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। समझ में आ रहा है ना बात? तो अगर मैं पूरा रॉड को एक साथ कंसीडर करता हूं तो इसके अंदर जितने भी फोर्सेस है वो इंटरनल होंगे सिस्टम के लिए, हाँ या ना? लेकिन अगर आप मुझसे बोलो कि सर मैं आधा रॉड यूज करूंगा, तो मैं आपको बोल दूंगा कि आधा रॉड जहां से काट रहे हो ना, यहां अगर कुछ टेंशन है तो वो उस रॉड के लिए इंटरनल नहीं होगा। यस और नो? तो इस रॉड को अगर मैं पूरा एज अ सिस्टम कंसीडर कर लूं तो क्या इसमें अंदर जो टेंशन है वो इंटरनल फोर्स है? आप फोकस करना सीखो कि फोर्स देखते कैसे हैं। तो सबसे पहले किसको देखना है कि सिस्टम कौन है? सिस्टम, मैंने कहा कंप्लीट रॉड इज माय सिस्टम, तो इसका मतलब रॉड के अंदर टेंशन वेंशन सब क्या है? इंटरनल है। तो इस पूरे सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन से हैं? इसका जो वेट होगा mg mg mg, तो वो कैसे लगेगा? यहाँ dmg, यहाँ dmg, यहाँ dmg, यहाँ dmg डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उन सारे dmg का वेक्टर सम mg। और यहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन लगता है सरफेस के परपेंडिकुलर, तो आप रॉड पे बना रहे हो तो ये एक एक्सटर्नल फोर्स है N, और इस सिस्टम पे वेट एक्ट कर रहा है mg। अभी आप इस वेट को कहां लगाओ उससे कोई मतलब अभी नहीं है। समझ आ जाए? आप कभी कहीं भी लगा सकते हो, आगे रोटेशन में आपको बताएंगे कि इसको हमें सेंटर ऑफ मास पे लगाना होता है, बट अभी आपको कोई दिक्कत नहीं इस चैप्टर में, इसीलिए मैं बोल रहा हूं डीएमजी डीएमजी डीएमजी, टोटल कितना? mg। अब मुझे बताइए इस सिस्टम में नेट एक्सटर्नल फोर्स एक n है और एक, तो क्या n और mg बैलेंस्ड है? नहीं नहीं, एक मिनट सुनो, नहीं तो है, लेकिन इमोशनली मत बोलो, लॉजिक से है। आपको दिख रहा है कि ये गिरेगा और इसका सेंटर ऑफ मास नीचे आएगा, आएगा? तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो है 0। अब इसका सेंटर ऑफ मास नीचे आएगा क्या गिरते हुए? तो बिना एक्सेलरेट हुए आ नहीं सकता। इसका मतलब नेट फोर्स तो है, इसका मतलब ये nmg बैलेंस
इवन कौन ज्यादा है? mg, वेरी गुड। mg ज्यादा है और n कम है, तभी सेंटर ऑफ मास वर्टिकली एक्सेलरेट करके आ रहा है। अच्छा अब मुझे बताओ, सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि वी हैव ओनली टू एक्सटर्नल फोर्सेस एंड दीज आर ओनली इन वर्टिकल डायरेक्शन। इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देयर इज नो एनी फोर्स। अच्छा मान लो सरफेस रफ होता, फ्रिक्शन आता, तो वो फ्रिक्शन क्या है, इसको हॉरिजॉन्टल में भी एक्सेलरेट। तो देखिए सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी 0 और हमेशा इसका एक्सेलरेशन वर्टिकल में। कितना है मुझे नहीं पता, ध्यान से सुनना, कितना है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि n और mg में डिफरेंस कितने का है, मुझे नहीं पता, क्योंकि जब तक n का वैल्यू नहीं आएगा तब तक मैं नहीं बता पाऊंगा कि उसका एक्सेलरेशन है कितना। यस और नो? लेकिन अभी मुझे ये बताइए कि क्या नेट एक्सेलरेशन वर्टिकल में ही है, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन? तो सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड इट्स एक्सेलरेशन इज अलोंग द वर्टिकल ओनली। तो क्या सीधा नीचे ले आए? तो ये रॉड जब गिरेगी ना तो बहुत इंटरेस्टिंग वे में गिरेगी। ये रॉड ऐसे गिरेगी कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना वो वर्टिकल लाइन पे चलेगा और उसके हिसाब से रॉड को एडजस्ट करना पड़ेगा पीछे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास ने कहा हुआ है कि भाई मेरा एक्सेलरेशन एक्सटर्नल फोर्सेस से होता है और एक्सटर्नल फोर्सेस सिर्फ वर्टिकल में है। समझ में आया कि नहीं? तो सिस्टम इस तरह से एडजस्ट होगा कि आपका ए पॉइंट, इधर देखो सेंटर ऑफ मास को सीधा नीचे आना है तो सेंटर ऑफ मास उसी लाइन पे रहेगा, उसके लिए इस एंड को पीछे क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट आपको दिख रहा है, यूसीएम 0 है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ओनली इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। बोलिए। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो और उसका एक्सेलरेशन हमेशा वर्टिकल में हो। इवन याद रखना, आपको पता नहीं कि ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल, क्योंकि आपको पता नहीं है कि n की वैल्यू कितनी है, लेकिन इतना पता है कि उसकी डायरेक्शन हमेशा वर्टिकल है। यस और नो? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, पाथ विल बी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। यस और नो? वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। और वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है, इधर देखो मैं इसी के नीचे ग्राफ बना रहा हूं, सॉरी डायग्राम। सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे चलते चलते गिरेगा, तो यानी जब वो ग्राउंड पे गिरेगा तो सेंटर ऑफ मास यहां होगा। तो ठीक है, रॉड को गिरा देते हैं, ये लो रॉड गिर गया पूरा। तो क्या ये सेंटर ऑफ मास है? सेंटर ऑफ मास इस रास्ते को कवर करते हुए यहां गिरा है। समझ में आ रही बात? ए पॉइंट एडजस्ट करके पीछे जाना पड़ेगा उसको। अरे समझ रहे हो? तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस हुआ? तो ये L/2 है, 1 मिनट, L/2 और ये हाइट है L/2 साइन थीटा। यस और नो? तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, इट्स मैग्नीट्यूड इज L/2 साइन थीटा एंड डायरेक्शन डाउनवर्ड। अभी लिखो मत, मैंने आपको बोला है ना आपको सोचना सीखना है। इस चैप्टर में सोचना सीख जाओगे तो सब हो जाएगा। मैं कैसे सोच रहा हूं आपको भी वैसे ही सोचना है। अगर आपने एक आध स्टेप भी आगे पीछे की तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको भी वो हैबिट डेवलप करनी है हर क्वेश्चन में। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्या आ गया? सेंटर ऑफ मास। सेकंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट। तो क्या ए पॉइंट यहां से सीधा सीधा चल के पीछे चला गया? तो पहले यहां से सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे था? L/2 cos थीटा, L/2 cos थीटा। अब पीछे सरक के क्या वो अब L/2 पर है? हाउ मच इज डिस्प्लेस? तो L/2 डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए कितना? L/2 माइनस L/2 cos थीटा। क्या ये पीछे की तरफ है डिस्प्लेसमेंट? इसको नोट करिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाँ एक एक करके हाँ। कौन कराएगा? अब देखो एक बहुत अच्छा सवाल आया है, बिल्कुल आना भी चाहिए।
तो मैं आपको पूरा एकदम ओपन करके चीजें दिखाता हूं, ठीक है। ये सिचुएशन देखो, आपने सेंटर ऑफ मास की बात की है ना एक्सटर्नल से, तो आज तक आप किसी पार्टिकल को कैसे देखते थे? नहीं, पार्टिकल को उस पे लगने वाले फोर्सेस से देखते थे ना। तो अगर आप मुझे ए पॉइंट के बारे में बात करोगे तो मैं ए पॉइंट की एफबीडी बनाऊंगा। किसकी एफबीडी बनाऊंगा? अगर आप ए पॉइंट से एफबीडी बनाना चाहते हो, यहां से काट लो, ये लो काट दिया मैंने। मुझे बताइए इस पे कौन कौन से फोर्स है? एक इधर से टेंशन भी है, और वो हो सकता है टेंशन कंप्रेसिव नेचर का हो तो ऐसे हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके का है। तो यहां पर सिर्फ एक ही चीज नहीं है, यहां पर एक कंस्ट्रेंट है, और उनके करस्पॉन्डिंग यहां पर जो एक इंटरनल फोर्स है ना, आपको नहीं पता है वो कैसे है, लेकिन वो फोर्स इस तरह से होगा कि वो उसको क्या करेगा, पीछे धक्का मार के ले जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? एमजी भी होगा, एमजी लेकिन वर्टिकल में है ना, क्योंकि एमजी का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में कैसे आएगा? ऐसे कैसे आएगा? वो हॉरिजॉन्टल जा रहा है। देखो आपको खुद रियलाइज हो गया कि बात आपने क्या पूछी है, तो अब आप खुद उसको समझो। आप कह रहे हो ऐसे होगा, लेकिन क्या इसका डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है? तो एमजी का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में तो नहीं आएगा। इसके ऊपर एक नॉर्मल है, एक एमजी, और एक यहां से, इसका मतलब यहां से कोई ऐसे फोर्स आया है इसको दबा के उधर ले जाने के लिए। समझ में आ रही बात? और बहुत ज्यादा माइन्यूटली मुझे भी नहीं पता अंदर जाके, क्योंकि बहुत भयानक सिचुएशन होगी वो, पर आप कहोगे तो कैलकुलेशन हम कर सकते हैं काट पीट के, प्रॉपरली देख के। यस और नो? L/2, मुझे बताइए इसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, तो ये फाइनली सेंटर ऑफ मास से कितनी दूर है, और पहले यहां से कितनी दूर था, कितना और पीछे गया? L/2 माइनस L/2 cos थीटा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, मिटा दो, थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ा हुआ है ना। कोई भी आपके डाउट हो आप पूछते रहिए। एक स्टूडेंट ने पूछा है सर ए पार्ट पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, मैंने दोबारा एक्सप्लेन कर दिया। ए पॉइंट पहले सेंटर ऑफ मास की लाइन से इधर L/2 cos थीटा पे था, और गिरने के बाद L/2 पीछे हो गया, तो दैट डिस्प्लेसमेंट विल बी L/2 माइनस L/2 cos थीटा। इस क्वेश्चन में अभी आपको कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ एक बात की नॉलेज थी कि सेंटर ऑफ मास सीधा गिरेगा, उससे क्वेश्चन हो गया। सही है? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। नोट कर लिया क्या सबने? देखिए, एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर पाथ दोबारा बता दीजिए। मैंने शायद कई बार बता दिया। mg नीचे है, n ऊपर है, mg और n में जो डिफरेंस होगा उससे नेट फोर्स आएगा। नेट फोर्स वर्टिकल में है तो एक्सेलरेट वर्टिकल में होगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। आपको पता है मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूं इनिशियल वेलोसिटी जीरो? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो ना हो तो कोई जरूरी नहीं है, वो वेलोसिटी के अकॉर्डिंग चलेगा। एक्सेलेरेशन से फिर कोई मतलब? एक्सेलेरेशन का काम होता है वेलोसिटी को बदलना। तो मैंने कहा अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलेरेशन जिधर है वो उधर ही चलेगा। और मैं बार बार एक चीज देख पा रहा हूं कि इसका एक्सेलेरेशन तो हर बार वर्टिकल ही रहेगा, तो हॉरिजॉन्टल में कभी भी वो चल ही, तो इसलिए उसको सीधा ऊपर से नीचे गिराया है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपने सर्कुलर मोशन में देखा होगा। ये मेरे पास एक यूनिफॉर्म रिंग है, दैट इज अ यूनिफॉर्म रिंग। बात कोई भी मत करना है, मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप लोग हर चीज सीखोगे कि कैसे इसको देखा जाता है। मैं इस यूनिफॉर्म रिंग को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहा हूं, ठीक है। ओमेगा इज गिवन, ओमेगा इज व्हाट? एंगुलर वेलोसिटी, रेडियस r, मास m। समझते हो? ठीक है, डायग्राम बनाओ पहले। थोड़ा सा स्पीड तेज करें सभी लोग, है ना। एक आपके पास यूनिफॉर्म रिंग है और वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है।
क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन, फाइंड आउट द टेंशन, फाइंड आउट द टेंशन इन द रिंग, फाइंड आउट द टेंशन इन द रिंग। ठीक है, और दूसरा लिखिए, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ momentum of half ring, magnitude of momentum of half ring, आधे रिंग का। ओके, चलिए सबसे पहली बात, आपको टेंशन निकालना है। पहले मैं आपको याद दिला दूं, आप लोगों ने ये क्वेश्चन सर्कुलर में एक छोटा सा डी थीटा एलिमेंट काट के किया है। इसमें एक डी थीटा काटा है, उस पे टी ऐसे टी ऐसे, फिर उन सबका रिजल्टेंट टुवर्ड्स सेंटर 2t sin डी थीटा बाई 2, उससे किया है। अब हम इस चैप्टर में बड़े पार्ट से करेंगे। वहां क्यों किया था आपने पार्टिकल से? क्योंकि आप पार्टिकल डायनेमिक्स पढ़ रहे थे। अब हम आपको बड़ा एलिमेंट से सॉल्व करवा सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इस पूरे रिंग का मोमेंटम कितना? सोच के बोलो, आपको दे दिया है मैंने सिस्टम। इस पूरे रिंग का मोमेंटम कितना? m इंटू, एक मिनट रुक जाओ, तुम लोग क्या है मेरी तरफ देख रहे हो? कंसेप्ट पे देखो, किसी सिस्टम का मोमेंटम टोटल मास इनटू वीसीएम, पूरे रिंग का वीसीएम एट रेस्ट। ये रिंग घूम रहा है ना सेंटर के अबाउट, तो क्या आपको पता है इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां है? उसका सेंटर, और ये उसी के अबाउट घूम रहा है पूरा सिस्टम, तो इसका वीसीएम रेस्ट पे है क्या? तो इस पूरे रिंग का सोचो, अलग अलग, एक मिनट, अलग अलग पार्टिकल की वेलोसिटी से ढूंढना बहुत टफ होगा, लेकिन हमने आपको एक और मेथड दिया है, पूरा मास कहां रख दो। पता है इस रिंग का मोमेंटम 0 है, इस रिंग का मोमेंटम 0 है, क्योंकि इसका सिस्टम का सेंटर ऑफ मास रिमेन एट रेस्ट। इस चैप्टर की हेल्प लो ना, आप लोग क्यों गड़बड़ी में फंस गए कि कैसे निकालें? इस चैप्टर की हेल्प लो, इसने बताया आपको टोटल मास इनटू वीसीएम। सबको दिख रहा है रिंग का सेंटर ऑफ मास रुका हुआ है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म रिंग है। ठीक है, अब इसमें ना मुझे क्या चाहिए? टेंशन। तो मेरे पास क्या है, एक बड़े एलिमेंट को यूज करने का बहुत सारा तरीका है। तो मैं इसमें से इसका हाफ पार्ट कट कर दे रहा हूं, आधा। कट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि टेंशन निकालने के लिए उसको बाहर तो निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो वो एक्शन रिएक्शन बन के कटा हुआ है। यस और नो? तो मैंने इसको आधा काट दिया। एक मिनट इधर देखो, अभी लिखेगा कोई नहीं, आपको हैबिट डेवलप करनी है कि आप कैसे क्वेश्चंस करते हैं। ये आपके पास आधी रिंग है, इसका रेडियस r है, ये सेमी सर्कुलर रिंग है। अभी लिखो मत, लिखो मत। यहां पर टेंशन बताओ कैसे? टेंशन का फोर्स ऐसे, बोलो। इधर भी टेंशन ऐसे है। आपका कंसिडर्ड पार्ट हाफ है, तो आपने दोनों आधे पार्ट को देख रहे हो आप, तो ये आपका जो आधा पार्ट है ना, वो ऐसे है। इस पे 2t आपको दिखाई दे रहा है आधे पार्ट पे, तो ये 2t फोर्स आपको दिखाई दे रहा है आधे पार्ट पे। ओके, क्या अंदर जितना भी टेंशन है, अगर हाफ रिंग यूज करते हैं तो वो सब इंटरनल हो गए? तो ये इंटरनल हो जाते हैं अगर उधर वाला पार्ट भी यूज कर लेते हैं, इसलिए काट के अलग कर दिया, उसको इधर इसको इधर। ओके, मुझे बताइए एक्सटर्नल फोर्स किसका एक्सेलरेशन डिसाइड करते हैं? सेंटर ऑफ मास का। तो क्या इस हाफ रिंग के सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल 2t है? सही बात है। तो अब क्योंकि 2t ही अननोन है, तो कहीं से सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मिल जाए। थॉट समझ रहे हो? आपको पता है ये 2t किसको एक्सेलरेट करेगा? तो अगर 2t नहीं पता है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पता हो तो 2t पता चल जाएगा और t निकल जाएगा। तो मुझे बताइए इसका सेंटर ऑफ मास अभी कहां है? 2r/π ऑन द एंगल बाइसेक्टर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज, तो दिस इज योर एट अ डिस्टेंस 2r/π। अभी लिखेगा कोई नहीं, ध्यान से देखना, ये पॉइंट आपका हवा में है, सेंटर ऑफ मास है इसका t, और ये सेंटर ऑफ मास 2r/π की डिस्टेंस पर है। ओके,
अब आपका रिंग ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। कितने लोगों को दिखता है ये रिंग अभी ऐसे है, सेंटर ऑफ मास यहां कहीं पे। अच्छा ये ऐसे घूम रहा होगा, ये घूमता हुआ समझ में आ रहा है? इसको ऐसे देखना, अभी मैंने ऐसे दिखाया भाई यूं, ये ऐसे पूरा रिंग कंप्लीट हो रहा है, तो ये पार्ट ऐसे ऐसे घुमाते जाओ, तो इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अभी ऐसे है, देखो सिस्टम क्या यूं घूम रहा ही है? तो अगर मैं इसको छोड़ के घुमाऊं तो ऐसे घूम रहा है। तो क्या आपको लग रहा है ये रिंग ऐसे ओमेगा से घूम रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास भी साथ साथ घूम रहा है। सेंटर ऑफ मास इज ऑल्सो परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सेंटर ऑफ मास का पाथ भी पता है, मोशन भी पता है, सब कुछ पता है। ये सेंटर ऑफ मास 2r/π के रेडियस पे सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो देखिए कितनी अच्छी बात है, सेंटर ऑफ मास के तो पता है, हमें निकालना नहीं पड़ रहा। सेंटर ऑफ मास का मोशन सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट ओमेगा, हमने ओमेगा आपको कांस्टेंट दिया हुआ है, तो डेफिनेटली ये भी कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है। अब मुझे बताइए सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कौन डिसाइड करता है? एक्सटर्नल फोर्स। और आपको ये पता चल गया कि सेंटर ऑफ मास सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल, इन दोनों का वेक्टर सम करना होता है। क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है, कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ओनली, तो इसका एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर इज ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर, वेयर स्मॉल आर इज 2r/π। इंफॉर्मेशन मेरे को चाहिए कि क्या ये बात आपको समझ में आ गई? तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर इंटू 2r/π। तो मैंने क्या कहा था, 2t नहीं पता है, तो मैंने कहा था अगर एक्सटर्नल फोर्स पता चल जाए तो एसीएम निकाल सकते हैं, और यहां उल्टा हो गया, एसीएम पता चल गया और तो मेरे पास रिलेशन क्या होता है, इधर देखना, एक एक स्टेप बहुत ध्यान से समझना है। समेशन एफ एक्सटर्नल इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम एंड एसीएम। व्हाट इज योर सिस्टम? हाफ रिंग। अच्छा ये मैंने आपको एक बात बोला था, ऐसा नहीं लगता कि जैसे सारे फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लग रहे हो? तो चलो ये 2t को जैसे ही सेंटर ऑफ मास पे लगाओगे, देखो इट विल बी अ सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर की तरफ फोर्स देने वाला यही होगा। तो सेंटर ऑफ मास का ऐसा बिहेवियर था कि जैसे सिस्टम का मास उसका मास है, तो इस सिस्टम का मास कितना? m/2, पूरा m है तो आधे का, तो इस सिस्टम का मास है m/2, और ऐसा लगता है कि सारे एक्सटर्नल फोर्स कहां लग रहे हैं? सेंटर ऑफ मास पे। 2t सेंटर ऑफ मास पे लगा दो, क्या वो सेंटर की तरफ है? तो वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो 2t इक्वल्स टू m, एक मिनट m तो हो गया ये, एंड व्हाट इज ACM? दैट इज ओमेगा स्क्वायर 2r/π, and that is your t equals to m/2π omega square r. This is the tension in the ring. एक लाइन में सॉल्व हो गया, ठीक है? समझ में आया सबको? नोट करिए फटाफट नेक्स्ट प्रॉब्लम। अभी इसी का नेक्स्ट है, मोमेंटम भी लिखेंगे इसका। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, एक साथ ही नोट कर लेना। मैंने हाफ रिंग का मोमेंटम का मैग्नीट्यूड पूछा है, और आपको पता है अगर वेक्टर चाहिए तो IJK देना पड़ेगा। अच्छा ये चैप्टर आपको अलाउ करता है कि सिस्टम का मोमेंटम लिखने के लिए सारा मास सेंटर ऑफ मास पे रखे, तो क्या ये हाफ रिंग कंसीडर्ड है? तो अगर मैं आपसे पूछूं, इधर देखना अलग से डायग्राम बता रहा हूं, ये हाफ रिंग है, इसका सेंटर ऑफ मास यहां है 2r/π पे, एंड सेंटर ऑफ मास इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। ये थोड़ा इलिप्टिकल दिख रहा होगा यार, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं सही बनाऊंगा तब तो आप लोगों में हैबिट डलेगी, तो मैं गलत बनाऊंगा तो फिर तो वो प्रोपोगेट होगा। इधर देखो, ये सेंटर ऑफ मास है, कितने से घूम रहा है? ये भी ओमेगा से घूम रहा है, इसके डिस्टेंस 2r/π, इसकी वेलोसिटी VCM नीचे की तरफ है। हाउ मच? ओमेगा 2r/π। कैसे? r ओमेगा, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है सर्कुलर मोशन में?
r omega. Then what is the magnitude of half ring? हाफ रिंग, उसका मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू टोटल मास इंटू वीसीएम का मैग्नीट्यूड. इधर देखो, क्योंकि मैग्नीट्यूड पूछा है तो मैग्नीट्यूड ले लिया मैंने. टोटल मास इज m/2 अपॉन वीसीएम इंटू वीसीएम ओमेगा इंटू 2r बाय, ये लीजिए आधे रिंग का मोमेंटम आ गया. आपको पता है इंडिविजुअल पार्टिकल से निकालना कितना टफ है. इसकी वेलोसिटी इधर है, इसकी वेलोसिटी ऐसे है, इसकी वेलोसिटी ऐसे है, इसकी ऐसे है, इसकी ऐसे है, इसकी ऐसे है. समझ रहे हो? इसकी वेलोसिटी ऐसे घूम रही है. तो टोटल मोमेंटम निकालना बहुत टिपिकल है, क्योंकि वेक्टर घूम रहा है. लेकिन हमने उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वीसीएम को एनालाइज करके सिस्टम का मोमेंटम लिख लिया है. नोट कर लो. नेक्स्ट प्रॉब्लम कितना आएगा? m ओमेगा r बाई पाई. टेंशन की डायरेक्शन तो बेटा एनएलएम में देखते हैं ना अपन. इधर देखो, जैसे ये रॉड है, टेंशन का मतलब क्या? ऐसे खींचा हुआ है. अच्छा, अगर मैं मेरे अपने दोनों हाथों को, इसको नोट भी करते रहो, अगर मैं अपने दोनों हाथों को ऐसे कर रहा हूं तो ये ऐसे खींच रहा हूं क्या? तो टेंशन कैसे बनाते हैं? इधर वाला पार्ट इसको खींचता है, इधर वाला पार्ट इसको खींचता है. तो इस पे बनाएंगे तो इधर, और इस पे बनाएंगे तो इधर. तो अभी हमने इधर वालों पे बनाया. जल्दी नोट करिए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो जाएगा बिल्कुल. हाँ, तो रिंग में टेंशन का मतलब होता है उसके क्रॉस सेक्शन पे. टेंशन हमेशा क्रॉस सेक्शन पे ही निकाला जाता है. तो अगर हम आपसे किसी क्वेश्चन में पूछते हैं रोप में टेंशन, तो वैसे वो भी 0 ही होता है, लेकिन आप उसके कहीं पे काट के सॉल्व करते हो. तो जब हम टेंशन पूछ रहे हैं तो आपको एक्सटर्नल टेंशन है ही इंटरनल, तो आपसे पूछा जा रहा है, यानी आपको उसको वहां पे कट करके एक्सटर्नल बना के उसकी वैल्यू निकाल के बतानी है कि वो कितना है. ये देख लो, हाफ रिंग का मोमेंटम मास इनटू इट्स वेलोसिटी ओमेगा. अच्छा अच्छा, ऊपर दिए क्या? हेलो, इधर लो. नहीं, मैं तो इधर ही कर दूंगा बिल्कुल. ये वीसीएम ऊपर ले लो. इधर देखो, मैंने अगर ओमेगा यूं घुमा रखा है ना, तो ये ऊपर होगा. चले आगे. ओके, कुछ नहीं, 3 लाइन लिखनी है फटाफट. हाथ एकदम तेज चलना चाहिए. दिमाग उस समय रोक के समझो जब मैं समझा रहा हूं, उस समय बहुत ध्यान से समझो, आपको एक एक चीज समझ में आएगी. और जैसे लिखने का इंस्ट्रक्शन मिला, तेजी से लिखो उसको. क्लियर हुआ तुम्हारा डाउट? देखो कितनी अच्छी बात है, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन डायरेक्ट मिल जाता है, एक्सटर्नल फोर्स लाके दे देता है. अच्छा, इसमें पता है, अब मैं चाहूं तो मैं आगे बढ़ सकता हूं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके मन में क्या आ रहा होगा कि सर आधा ही रिंग क्यों काटा, 1/4 ही काट लेते हैं. देखो आ रहा है ना, मुझे पता है, 13 साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है. तो इधर देखो, आप जैसे सोचते हो वैसे होगा ये क्वेश्चन. लेकिन अगर आपको वो फॉर्मूला याद है 2r sin अल्फा बाई 2 अपॉन अल्फा, तो एक तो क्या करना है, आप इसमें से कोई भी पार्ट काटोगे तो उसका सेंटर ऑफ मास भी साथ साथ घूमेगा. लेकिन कोई और पार्ट कट करने में पता है एक नुकसान क्या है? टेंशन के भी कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे जोड़ने के लिए. तो क्यों करें इतनी मेहनत? ये देखो, आपने कहा सर मैंने थीटा काटा, ये लो थीटा. मान लीजिए आपने थीटा कट कर लिया, आप घर पे करके देखना बिल्कुल टाइम अपना लगा के, तो आपका ये टेंशन इधर, ये टेंशन इधर. अब इनका वेक्टर सम करना पड़ेगा, तो इधर 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 इधर. एक मिनट, फिर ये जो 2 इधर वाले हैं ना,
ये सेंटर ऑफ मास पे लगेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे और ये आएगा सेंटर की तरफ। वो मैंने निकलवा दिया था, 2r साइन अल्फा बाई 2 अपॉन अल्फा, याद हो तो सेंटर ऑफ मास मैंने निकलवा दिया था, तो आपको पता है। तो सपोज आप इसको किसी भी और पार्ट से सॉल्व करना चाहते हो, इवन थीटा लेके, तो भी आंसर निकल जाएगा, लेकिन फिर टेंशन को रिजॉल्व करना, फिर वैसे लिखना, तो आंसर आएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप समझ गए हो कि मैंने हाफ रिंग क्यों काटा, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि यार टी टी दोनों ऐड हो जाएंगे एक साथ, इस वजह से। समझ में आई बात? नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, आंसर तो सेम ही आएगा, अलग कैसे आएगा? वो आप करके देखना, मैंने हिंट दे दिया है। नेक्स्ट एग्जांपल, इधर देखो, एक यूनिफॉर्म रॉड है, बात नहीं करो कोई भी। यूनिफॉर्म रॉड, मास m, लेंथ l, एंड इट इज रोटेटिंग with omega angular velocity. Uniform rod, mass m, length l. ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। पता ये जिसके अबाउट हम घुमा रहे हैं ना, जैसे यहां पर कोई आपने पाइवोट या कुछ हिंज लगाया हुआ है, तो ये कोई हिंज है, उसके थ्रू आप इसको घुमा रहे हैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, फाइंड आउट द टेंशन, find out the tension as a function of x, as a function of x, where x is the distance from left end, where x is the distance from left end. Okay, distance from left end, left सिरे से। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, find out the force provided by the hinge, find out the force provided by the hinge, find out the force provided by the hinge, 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 hinges समझते हो ना, जैसे दरवाजा लगा हुआ है, तो ये किसकी वजह से घूमेगा, ऐसे ऐसे hinges लगे हुए हैं, hinge की वजह से। ठीक है, तो आपको कहां से पे बताना है, कहां पर बताना है, हिंज का फोर्स बताना है। ओके, अब आप कॉपी पेन बंद कर दो, सब बंद कर दो। ओके, इस क्वेश्चन को आपने सर्कुलर मोशन में भी किया है, किसी x डिस्टेंस पे जाके dx काट के, फिर टेंशन t से लेके t प्लस dt, फिर बना के सॉल्व किया है, बिकॉज तब तक आप पार्टिकल डायनेमिक्स जानते थे, अब आप बड़ा सिस्टम जानते हो। मुझे बताइए, अगर मैं पूरा रॉड कंसीडर करूं, पूरा रॉड कंसीडर करूं, तो एक्सटर्नल फोर्सेस बताइए। पूरा रॉड मेरा सिस्टम है, एक्सटर्नल फोर्सेस बताइए। फोर्स पहले तो ये सीखो, पूछा क्या जा रहा है, जो हिंज फोर्स लगा रहा है वही एक एक्सटर्नल फोर्स है और कोई नहीं है। यस और नो? क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये फ्री एंड पे टेंशन 0 है, इस फ्री एंड पे टेंशन 0 है। समझ में आ रहा है? तो इस पूरी रॉड को एज अ सिस्टम मानूं तो मेरा एक्सटर्नल फोर्स कौन है? हिंज। ठीक, हिंज का फोर्स है। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स किसको एक्सलेट करता है? तो उल्टा सोचो, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं पता हो तो कहीं से सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन मिल जाए, तो हम एक्सटर्नल फोर्स पे कमेंट कर सकते हैं। यस और नो? ठीक है, दूसरी चीज, इस क्वेश्चन में मैंने आपसे एज अ फंक्शन ऑफ एक्स टेंशन पूछा है, तो आपको पता है टेंशन इंटरनल है क्रॉस सेक्शन पे, बट यू हैव टू मेक इट आउट, इसको बाहर लाएं तभी ये कैलकुलेशन में आएगा। तो अगर मैं किसी एक्स पर टेंशन पूछा है, जैसा कि पहला क्वेश्चन है, तो किसी एक्स पर टेंशन पूछा है तो क्या करूं मैं? किसी एक्स को तो अलग करूं ही, वहां से तो काटू ही सही। तो ऐसा करते हैं, अगर मैं वहां से काटता हूं तो मेरे पास ये 2 रॉड बन जाएंगे, एक एक्स लेंथ का, एक एल माइनस एक्स लेंथ का। यस और नो?
तो आपने यहां से कट लगा दिया, x डिस्टेंस पे जाकर कट लगा दिया। यहां का टेंशन कुछ t है, क्योंकि आपको t एज अ फंक्शन ऑफ x चाहिए, तो आपने इसका टेंशन t बोला। इसने आपने यहां से कट कर दिया दोनों को। मुझे बताइए, अगर मैं लेफ्ट रॉड को यूज करता हूं x, एक्सटर्नल फोर्सेस बताइए। एक हिंज वाला और एक टेंशन। और अगर हम राइट वाला L माइनस एक्स यूज करते हैं तो इधर वाला टेंशन, यस और नो? एक ही टेंशन है ये वाला। अभी कैसे बनेगा वो समझ लो, इधर वाले से ऐसे, इधर वाले पे ऐसे, यस और नो? ठीक है, आपका ये टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स अननोन है क्या? पूछा है ना, टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ, यू हैव टू फाइंड आउट। तो मुझे बताइए, अगर हम लेफ्ट रॉड यूज करते हैं तो देयर आर टू अननोन्स, hinge का force and tension. If I use the right hand side part, only tension is, अच्छा बताओ वो टेंशन किसको एक्सेलरेट कर रहा होगा अगर राइट हैंड साइड के रॉड पे बात? हाँ, मतलब अगर मैं राइट हैंड साइड का रॉड यूज करता हूं तो उस पे एक ही टेंशन है, और वो टेंशन रेस्पॉन्सिबल है उस पार्ट के। तो क्या आप सिस्टम समझ रहे हो? मैं पूरी रॉड को उठाता हूं तो रॉड सिस्टम बोलता हूं, फिर मैं जिसको सोच रहा होता हूं वो मेरा सिस्टम है। तो मैं अगर इधर वाला L माइनस एक्स सोचता हूं तो मुझे लग रहा है अच्छा ये जो टेंशन है ना वही उसके लिए एक्सटर्नल होगा। तो अगर आपको L माइनस एक्स पार्ट के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन मिल जाए, L माइनस एक्स पार्ट के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन मिल जाए, तो समेशन F एक्सटर्नल इक्वल्स टू M टोटल इनटू ACM करने पे क्या मिल जाएगा? एक्सटर्नल मिल जाएगा। तो एक्सटर्नल फोर्स मिल जाएगा और उसमें एक टी है अननोन, वो अननोन चीज मिल जाएगी। तो कहीं से एसीएम ढूंढो अब। तो मेरा कंसिडर्ड पार्ट कौन सा है? ये एक्स नहीं, L माइनस एक्स। 1 मिनट, जल्दीबाजी नहीं, चीजों को समझो। ये उठा रहा हूं मैं, तो मैं इसको भूल जाऊं, मेरा सिस्टम ही यही है बस। तो दिस इज माई सिस्टम। एक एक कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन। ये सेंटर ऑफ मास कितना पार्ट है, ये कितना लेंथ है? L माइनस एक्स। 1 बाई 1। इसका मास बताइए पहले तो, क्या ये यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म का लैम्डा सेम होता है। तो अब मुझे क्योंकि मास निकालना है तो लैम्डा चाहिए भी, तो इसका लैम्डा m बाई एल लिख सकते हैं क्योंकि यूनिफॉर्म है। तो इट्स मास वुड बी m बाई एल इंटू L माइनस एक्स। एक काम खत्म। दूसरा काम, इसके ऊपर टेंशन ये बना दिया मैंने, यस और नो? ये टेंशन T आ गया। ये फ्री एंड है ना, यहां टेंशन नहीं है, इसलिए इस पूरी रॉड के लिए यही टेंशन है। अब मुझे बताइए, इस रॉड के ये टेंशन एक्सटर्नल फोर्स है ना, तो एक्सटर्नल फोर्स सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेट करता है। तो इस रॉड का सेंटर ऑफ मास, क्योंकि ये रॉड L माइनस एक्स लेंथ की है, तो उसका मिड पॉइंट, तो उसका इससे दूरी L माइनस एक्स बाई 2, और ये भी L माइनस एक्स बाई 2। तो कितने लोगों को ये दिख रहा है कि रॉड के साथ साथ सेंटर ऑफ मास भी घूम रहा है विद द सेम ओमेगा? तो ये ओमेगा से घूम रहा है, एक मिनट, ये ओमेगा से घूम रहा है, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड इज ऑल्सो रोटेटिंग। कितनी अच्छी बात है कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन आपको पता है, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में ये यही रहेगा। तो रॉड जैसे जैसे घूमेगा सेंटर ऑफ मास भी घूमेगा। तो आप बताइए इसका एक्सेलेरेशन, तो मुझे पता करना होगा इसका रेडियस कितना है। तो देखिए, एक मिनट, ये रेडियस पता करना है किस रेडियस पे घूम रहा है। तो ये रेडियस ऑन विच इट इज रोटेटिंग इज कितना? x तो ये हो गया, x तो ये हो गया, और यहां से L माइनस एक्स बाई 2 प्लस L माइनस एक्स बाई 2, देन व्हाट इज स्मॉल r? x प्लस L बाई L प्लस एक्स बाई 2। अभी तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। ये सब कैलकुलेशन चल रहा है। एक मिनट, सेंट्रीफ्यूगल कौन बोल रहा है? एक मिनट, पहले सेंट्रीफ्यूगल का आवाज आई है कहीं से। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ स्यूडो फोर्स दैट इज नॉट एग्जिस्टिंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जब आप घूम कर देखोगे तब आपको देखना पड़ेगा, तो ग्राउंड फ्रेम में उसका कोई एग्जिस्टेंस
नहीं है। अब आप पूछिए। अच्छा सर, तो यहाँ पे टेंशन वही हो जाएगा, सेंटीमीटर। हाँ वही हो जाएगा। तो अभी देखो इधर देखना, mg नहीं है। अगर mg होता तो हम आपको बताते हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कुछ, हमने कहा बस ये घूम रहा है। इसका मतलब आप ये मान लो कि बस ये कहीं घूम रहा है, तो ग्रेविटी के बारे में हमने आपको जानकारी नहीं दी। और ग्रेविटी अगर देना होता तो हम आपको बहुत तरीके से बता सकते हैं। अगर मैं कहूं कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है, तो भी ग्रेविटी जो है वो नॉर्मल से बैलेंस हो गया। हाँ हमेशा ही है, होगा क्या है। एक मिनट को, पहली बात तो सेंट्रीफ्यूगल पे हम यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्राउंड फ्रेम से एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे आप लोग स्यूडो फोर्स लगाते हो ना किसी एक्सीलरेशन पे जाके, तो रोटेटिंग फ्रेम से सेंट्रीफ्यूगल लगता है। अभी मैं उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा हूं, हम इस पे आते हैं। मुझे बताइए क्या मेरे पास सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन आ चुका है? कितना? सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन है सर्कुलर मोशन से ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर। अब मुझे बताओ एक ही इक्वेशन है, समेशन एफ एक्सटर्नल एम टोटल इंटू एसीएम, यस और नो? तो मैंने इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, इधर देखो इधर ही प्लस मान लिया। ऐसा लगता है कि एक्सटर्नल फोर्स को सेंटर ऑफ मास पे लाके लगा दिया गया है, तो लगा के सोचो क्या वो उसके लिए सेंट्रीपिटल बन जाएगा? तो ये नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। व्हाट इज इट्स मास? m डैश, and acceleration is omega square small r. This is the tension at a position x. Yes or no? Yes, याद रखना ये फ्री एंड है, यहाँ पर टेंशन जीरो है। तो मेरे पास t की वैल्यू कितनी आई? m डैश कितना है? m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर r l प्लस एक्स बाई टू। देन व्हाट इज t? m ओमेगा स्क्वायर बाय 12 into L square minus x square. This is the tension as a function of x. Yes or no? Yes, अच्छा अब आप इसमें x की वैल्यू डालते जाइए, सब आ जाएंगे। मिड पॉइंट पे पूछू तो, मिड पॉइंट पे x बराबर L/2 है ना। अच्छा हिंज पे पूछा था तो x जीरो डाल दो। x जीरो मतलब उस एंड पे जहां जो टेंशन डेवलप हो रहा होगा वो हिंज का ही फोर्स के बराबर होगा। यस और नो? तो ये जो दूसरा पार्ट है, एक मिनट सुन लो, जो दूसरा पार्ट है उसका आंसर x बराबर जीरो रख के आ जाएगा। लेकिन मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप घर पे जाके पूरी रॉड को सिस्टम मानना, पूरी रॉड को हिंज का फोर्स दिखाना उस पे, ठीक है। और पूरे रॉड का सेंटर ऑफ मास L/2 दूरी पे होगा और उसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ओमेगा स्क्वायर L/2, टोटल मास m। तो m इंटू एसीएम करके भी निकाल सकते हैं। समझ में आया नहीं? तो यहां पर आप x की वैल्यू डालते जाइए, आपका क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। जल्दी नोट करो। नेक्स्ट, यहां वहां पे भी यही आंसर आया था, m ओमेगा स्क्वायर बाई 12 L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग एक एक स्टेप में कर रहे हैं, इंटीग्रेशन को अवॉइड करते हुए चल रहे हैं। बात नहीं करो है ना, बात नहीं, नोट कर लिया क्या? तो क्या ये आप अपने आप कर लोगे? अगर आधा पार्ट का पूछे तो सिर्फ, तो यहां x की वैल्यू डाल दो या फिर आप आधे पार्ट की अलग से कैलकुलेशन कर लो। हाँ ये फॉर्मूला रटना नहीं है अपने को। रिजल्ट किस चीज का बेटा? इनको रट के नहीं रखना ना, नहीं ये रट के जाएंगे एग्जाम में। इतना है क्या अपने पास कैपेसिटी? जब फाइनल एग्जाम देने जाएंगे ना, 30 चैप्टर से लमसम तो फिजिक्स में पूरा मिला के 90 हो जाएगा। 100 चैप्टर, तो क्या क्या याद रखना है वो तो बहुत सेलेक्टिव होना चाहिए। नहीं नहीं सब याद रखते हैं। अब देखिए एक स्टूडेंट ने पूछा है, इधर सुनो, हिंज का फोर्स कैसे लगेगा? तो मुझे बताइए एक मिनट, अगर मैं ये रॉड, पूरे रॉड का एफबीडी बनाऊं तो टेंशन ऐसे है ना, तो हिंज का फोर्स रॉड को ऐसे दिया जाएगा
और रॉड हिंज पर फोर्स ऐसे लगाएगा। क्या कहते हो? तो रॉड जो है उस पर फोर्स लगेगा हिंज की तरफ, यस और नो, अलोंग द लेंथ, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में हिंज पर फोर्स आएगा। और आप इसी से सॉल्व कर सकते हो, आपका x बराबर 0 डाल दोगे आंसर आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। चलें आगे। हैबिट सोचने की डेवलप करिए क्वेश्चन को, जो जैसे मैं सोच रहा हूं वैसे आपको सोचना है। जैसे मैंने पहले शुरुआत कहां से की है क्वेश्चन की, अगर मुझे टेंशन चाहिए तो मेरा थॉट यह था कि अगर टेंशन अननोन है तो मुझे एक्सेलेरेशन COM का मिल जाए कहीं से, दैट वाज माय थॉट, और उससे मैंने क्वेश्चन को आगे प्रोसीड किया। देखिए एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर डायरेक्शन ऑफ हिंज फोर्स बताइए। इधर देखो, ये ऐसे है ना, तो ये हिंज है, इधर देखिए, तो हिंज इसको ऐसे फोर्स देगा ताकि इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसको सर्कुलर मोशन करने के लिए ये हिंज का फोर्स सेंट्रिपिटल हो, और ये x बराबर 0 के टेंशन के बराबर ही होगा। इस तरह से ये घूम रहा है। एक स्टूडेंट ने पूछा सर m डैश कैसे आया। इधर देखो m डैश क्या था, मास, कितने लेंथ का मास, तो हम लोग चलते हैं 9/10 में। इफ L लेंथ का मास m हो तो यूनिट का मास m/L होगा, L माइनस x का मास m/L इंटू L माइनस x। तो स्टूडेंट्स हिंज का फोर्स है ना x बराबर 0 डाल के आ रहा है, लेकिन आपको वापस से घर पे जाके ओरिजिनली सॉल्व करना है। ओरिजिनली कैसे करना है, पूरा m उसका सेंटर ऑफ मास L/2 दूरी पे घुमा देना, ठीक है। और आपको दो काम करने हैं, इधर देखो, ये मैं बता रहा हूं आप कर लेना, अरे बात नहीं, आप इसमें से इधर सुनो, अगर आपसे कोई पूछे कि आधे रॉड पे टेंशन कितना है तो यहां फॉर्मूले में क्या डालोगे, L/2, आंसर आएगा 3/8 m ओमेगा स्क्वायर L, L/2 L स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3/8 m ओमेगा स्क्वायर। अच्छा इसको आप अपने आप अगर मान लो इस फंक्शन से नहीं करना हो तो आप एक L/2 रॉड सेलेक्ट करेंगे, आगे वाला, ठीक है, उसका सेंटर ऑफ मास उससे तो L/4, और सेंटर से जो घूम रहा है 3L/4 पे, 3L/4 पे, 3L/2 तो रॉड से बाहर चला जाएगा, 3L/4 पे घूमेगा, यस और नो। तो आप चाहो तो x बराबर L/2 से करना, वरना कोशिश करना ये सारे एक्सप्रेशन में x की वैल्यू क्या डाल देना, L/2, x L/2 पूरे इनिशियल से डाल दोगे, उसका कैलकुलेशन हो जाएगी। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बात करते हैं हम लोग। देखिए अब देखो क्वेश्चन की वैरायटी चेंज हो रही है, कंसेप्ट यही है, द सरफेस इज स्मूथ, एक प्लैंक है, प्लैंक का मास 4m है, और यहां पर एक पर्सन है जिसका मास m है, सिस्टम एट रेस्ट, बात नहीं, सिस्टम एट रेस्ट, m 4m मास है, सिस्टम एट रेस्ट, द सरफेस इज फ्रिक्शन लेस, ओके। अच्छा इस प्लैंक की लेंथ आपको गिवन है, द लेंथ ऑफ द प्लैंक इज L, नहीं 4 मीटर नहीं, 4m, 4m मास है और लेंथ L है, पर्सन का मास m है, पर्सन अदर एंड पे खड़ा है। अब देखो क्वेश्चन कैसा है, लिखो द पर्सन स्टार्ट्स मूविंग,
the person starts moving and reaches to other end of the plank. Reaches to other end of the plank. Other end of the plank. ठीक है, तो लिखो then find out question number 1 displacement of plank. Question number 1 displacement of plank. Displacement of plank. और दूसरा लिखिए displacement of person. पर्सन का डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड फ्रेम में पूछा जा रहा है। ठीक है, एक मिनट इधर देखो, शुरुआत ऐसे नहीं करनी कि बस क्या करना है, पहले ये सोचो हो क्या रहा है। देखो प्लैंक है, जमीन पे फ्रिक्शन है और मैं चलना शुरू कर रहा हूं। मैं कैसे चलना शुरू करूंगा, मैं अपना पैर ऐसे स्लाइड करूंगा, तो मेरा पैर क्या चाहता है, जमीन पे स्लाइड करना, यस और नो। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या चाहता है, स्लिपिंग रोकना, रोकना नहीं स्लिपिंग रोकना। तो पैर को और उसको आपस में स्लिप होने, तो जैसे हम ऐसे करेंगे तो एक तो स्लिपिंग तो हुई नहीं, लेकिन उस पे ना मेरे पैर पे एक फोर्स आया आगे और प्लैंक पे आया पीछे। ध्यान देना, अभी आदमी एज अ सिस्टम बात करूं तो उस पे एक आगे की तरफ फोर्स है, उससे वो जा रहा है, यस और नो, ऐसे ऐसे। अच्छा, अगर आदमी के पांव पे अगर फोर्स आगे लग रहा है तो जमीन पे फोर्स, तो वो जमीन प्लैंक है एक्चुअली, तो प्लैंक पे फोर्स पीछे लग रहा है। तो मुझे बताइए ग्राउंड फ्रेम में दोनों का इंडिविजुअल मोशन देखें तो उधर जो पर्सन है वो भी एक्सेलरेट हो रहा है फ्रिक्शन की वजह से, प्लैंक भी एक्सेलरेट हो रहा है फ्रिक्शन की वजह से, है ना। अच्छा, अगर और भी फोर्सेस देखें तो स्मॉल mg है पर्सन पे, तो पर्सन पे 3 फोर्स हैं, पर्सन पे mg नॉर्मल फ्रिक्शन, 4m पे मैं बोल रहा हूं 4 mg ऊपर से n नीचे से n और फ्रिक्शन, 4 फोर्स हैं। ध्यान रखना, मैं अभी एक्सटर्नल फोर्स से पहले मेरी आदत है कि मैं पहले इंडिविजुअल फोर्सेस दिखाता हूं। इंडिविजुअल सारे फोर्स दिख गए, ठीक है। अब वो पर्सन उधर से इधर आ गया, चलो पर्सन को आने दो, प्लैंक को आने दो। अब हम बात करते हैं, पर्सन आ रहा है तो पर्सन अपना डिस्प्लेस हो रहा है, प्लैंक भी डिस्प्लेस हो रहा है। अगर इन दोनों को एक सिस्टम मान लें, इन दोनों को सिस्टम मान लें, तो मुझे इनिशियल सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बताइए। इनिशियली सिस्टम एट, तो दोनों रुके हुए हैं, दोनों रुके हुए हैं, तो v1 भी 0 v2 भी 0। v1 कौन है, पर्सन की वेलोसिटी, v2 प्लैंक की वेलोसिटी। तो इनिशियली v1 v2 0 है, इसलिए सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी 0 है। तो अभी इसका कुछ सेंटर ऑफ मास होगा, अगर आप चाहो एस्टिमेट करना तो इस पर्सन का यहां कहीं है, इसका यहां कहीं पर है, बीच में यूनिफॉर्म है या नहीं है उससे भी कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है हमें। तो क्या है कि हम सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर हम इन दोनों को एक सिस्टम मानते हैं तो इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी स्टार्टिंग में 0 है, ठीक है। अब आप लोग सोच के बताइए एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन है। सिस्टम बोल रहा हूं, सिस्टम इज द पर्सन एंड प्लैंक, पर्सन प्लस प्लैंक एज अ सिस्टम। एक मिनट, अब आपको क्या सोचना है, अब आपको ये सोचना है, देखो सोचने की आदत डालो, आपको ये सोचना है कि जो सर ने इतने सारे फोर्स बताए थे इसमें से किनको उड़ा दें हम। एक्शन रिएक्शन पेयर है जो, एक तो पैर और प्लैंक के बीच का फ्रिक्शन, ये इंटरनल है, यहां पे नॉर्मल भी इंटरनल है। अब एक्सटर्नल देखते हैं, स्मॉल mg 4 mg एंड जमीन से नॉर्मल। वी हैव 3 एक्सटर्नल फोर्सेस ओवर हियर, स्मॉल mg 4 mg एंड नॉर्मल, ठीक है। चलिए, अब ये पर्सन उधर से इधर गया, तो इस सिस्टम की अगर हम बात करें कि इधर से इधर गया है, तो इस सिस्टम में हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सटर्नल फोर्स बताओ। हॉरिजॉन्टल, चलो वर्टिकल में थोड़ी देर के लिए mg 4 mg और n है,
थोड़ी देर के लिए मान लो हमें पता ही नहीं है कि वो बैलेंस है या नहीं, ठीक है, हालांकि वो होंगे, क्योंकि अगर पर्सन अपना सेंटर ऑफ मास बैलेंस करके चल रहा है और प्लैंक का भी सेंटर ऑफ मास वर्टिकल में बैलेंस है, तो वर्टिकल में सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन 0 होने की वजह से n 5 mg के बराबर हो जाएगा। अभी हम उधर फोकस नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल में फोकस कर रहे हैं, पर्सन बैठ नहीं रहा है, अपना हॉरिजॉन्टल में चल रहा है। तो इस सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स 0 है क्या? किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल में। और मैंने आपको बताया था जितनी भी चीजें आप पढ़ रहे हो सब वेक्टर में है, तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी हम डिस्कशन कर सकते हैं। वेक्टर इक्वेशन है ना, तो कम से कम जिस डायरेक्शन में हो। तो क्या आप सबको ये दिखा कि हॉरिजॉन्टल में सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन 0 है और इनिशियल वेलोसिटी 0। अब ये दोनों चल रहे हैं, आपका मन तो कहेगा कि सर सेंटर ऑफ मास भी चला दो आप, लेकिन टेक्निकली चलेगा क्या? किसका सेंटर ऑफ मास? सिस्टम का। इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड एक्सीलरेशन 0, तो वेलोसिटी तो थी ही नहीं। याद रखना, चलना वेलोसिटी का काम है, चलाना। लेकिन जब वेलोसिटी ही नहीं है तो अब एक्सीलरेशन शुरुआत करेगा उसकी, यस और नो? एक्सीलरेशन भी नहीं है हॉरिजॉन्टल में, तो क्या सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट रेस्ट? तो अब सोचो ये क्वेश्चन अगर एनएलएम वगैरह में होता तो बहुत टिपिकल होता, लेकिन अभी हम कैसे बात कर रहे हैं कि ये यहां से यहां पहुंच जाए, तो प्लैंक को ऐसे पीछे आगे जाना पड़ेगा ताकि सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे ही रहे, यस और नो? तो क्या आपको समझ में आया? ये उस पार्ट का क्वेश्चन है जहां आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास पता है, इंडिविजुअली कौन कितना गया नहीं पता। आपको ये पता है कि पर्सन प्लैंक के ऊपर उस कॉर्नर पे पहुंच गया, लेकिन उस दौरान प्लैंक कितना चलेगा, और इस तरह से कुछ सिचुएशन होनी चाहिए कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट रेस्ट। सबको दिखा क्या? तो मुझे यहां पर यूसीएम 0 दिख रहा है एंड एसीएम अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 0 दिख रहा है। मैं हॉरिजॉन्टल इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे डिस्कशन ही किस पे करना है? हॉरिजॉन्टल में। अब ये पर्सन इधर से इधर आ गया, तो मुझे पता है कि डेल्टा एक्सीएम वुड बी 0 100%। तो डेल्टा एक्सीएम का फॉर्मूला आपको याद हो तो m1 डेल्टा x1, याद आ रहा है कुछ? प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, याद रखना, पूरा लिखना। ये इक्वल टू 0 है, इसका मतलब m1 डेल्टा x1 प्लस m2 बराबर 0। अच्छा याद रखना, ये डेल्टा x1 डेल्टा x2 वहां से होंगे जहां से डिस्कशन हो रहा है, तो ये सारा डिस्कशन ग्राउंड फ्रेम से है। कहां से? ग्राउंड फ्रेम से हो रहा है, तो ग्राउंड फ्रेम से ही बात करनी है। कोई प्लैंक पे बैठ के डिस्कशन मत करना। प्लैंक हो सकता है एक्सीलरेटेड फ्रेम हो, स्यूडो फोर्सेस वगैरह लगाने पड़ जाएं, समझ रहे हो क्या? चलिए, तो मुझे बताइए ये पर्सन चल के यहां आ गया तो प्लैंक पीछे चला गया होगा या जहां भी गया होगा, मुझे नहीं पता, वो इक्वेशन बता देगा कहां गया। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में जो डायग्राम है एक के ऊपर एक बनाना है आपको, ताकि आपको दिखे कि क्या हो रहा है। मैंने मान लिया कि मेरा प्लैंक गया पीछे x, तो प्लैंक पीछे x आके यहां पहुंच गया, प्लैंक पीछे आके x आ गया। ये कब पता है? जब आपका आदमी पर्सन कहां पहुंच गया? एट द अदर एंड ऑफ द प्लैंक। इधर देखो, पहले लिख बाद में लेना, अभी सब समझ में आ जाएगा, अपने आप कर लोगे क्वेश्चन, एक लाइन में कर दोगे। ये मास 4m पीछे आ गया, पर्सन आगे गया। क्या ये फाइनल सिचुएशन का मैंने डायग्राम एजम्पशन लिया है? याद रखना, आप कुछ गलत एजम्पशन भी मानते हो तो अपने आप वैल्यू आ जाएगी उसकी, आपको चिंता नहीं करनी है। तो मुझे बताइए, प्लैंक पीछे x गया और ये पर्सन l आगे गया, तो पर्सन यहां से यहां तक l आया है ना, लेकिन ग्राउंड में तो सिर्फ इतना ही आगे आया है। कितना आगे गया? l माइनस एक्स। याद रखना, ये दोनों डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड से हैं। पर्सन का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट l है, लेकिन ग्राउंड फ्रेम में l नहीं है, दैट इज l माइनस एक्स। अब x आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि वो किधर है, यस और नो? तो ये फॉर्मूला इंप्लाई कर रहा है m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इक्वल टू 0। और मैंने आपको एक बात कहा था कि जो डेल्टा x1 डेल्टा x2 होंगे वो साइन के साथ आएंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है ना, तो वेक्टर क्वांटिटी से आ रहा है ये। तो क्या आपको लगता है इसमें इक्वेशन लिखने से पहले एक प्लस माइनस सेलेक्ट कर लें? तो आई हैव टेकन राइटवर्ड एज पॉजिटिव,
तो मेरा m पर्सन राइट में गया है कितना, तो m पर्सन हैज बीन मूव्ड बाय l माइनस एक्स टूवर्ड्स राइट, राइट वर्ड इज टेकन एज, तो m1 डेल्टा x1 प्लस m2, एक मिनट, माइनस x, m2 डेल्टा x2 माइनस x मेरे एजम्पशन से इक्वल टू 0। अरे यस और नो? यहां से सॉल्व करने पे आएगा l माइनस 5x इक्वल टू 0 और यहां से आया x इक्वल टू l बाय 5, x इक्वल टू l बाय 5। तो आपका जो प्लैंक है पीछे चला गया l बाय 5। पीछे क्यों गया? क्योंकि आदमी आगे जा रहा था, प्लैंक पीछे गया ताकि वो सेंटर ऑफ मास को उसी जगह पे रख सके, क्योंकि इस क्वेश्चन में सेंटर ऑफ मास को डिस्प्लेस नहीं करना था। तो मुझे बताइए l माइनस 5x इक्वल टू x आया l बाई 5, तो इसका मतलब मैंने प्लैंक पीछे माना था क्या? तो यानी कि मेरा एजम्पशन सही है। तो जो मेरा प्लैंक है वो बैकवर्ड गया है, बैकवर्ड गया है l बाई 5। तो पर्सन कितना आगे आया है? पर्सन इज l माइनस 4l बाय विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अरे समझ में आया? तो ये दोनों चल गए और ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ इस चैप्टर के हेल्प से, जब हमें ये पता चला कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट, जबकि वो एक हाइपोथेटिकल पॉइंट है। नोट करिए। तो वो हाइपोथेटिकल क्यों पढ़ रहे हैं देख रहे हो? एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर सेंटर ऑफ मास कैसे जीरो हुआ? बेटा सेंटर ऑफ मास जीरो नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो हुआ। इधर देखो, फिर से सुन लो, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है हॉरिजॉन्टल में और इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है। याद रखना, वेलोसिटी भी देखना, क्योंकि रास्ता चलाने का काम कौन करता है? वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो अब अगर वो कुछ चलता तो किसके हेल्प से? एक्सीलरेशन भी नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सटर्नल फोर्स। याद रखना, पैर और प्लैंक के बीच का फ्रिक्शन इंटरनल हो गया। समझ गए? कौन चला रहा है? बेटा आप आधा बात खुद आपको पता है चला कौन है। आपने किसके बारे में पूछा पहले ये बताओ? प्लैंक को फ्रिक्शन चला रहा है। इंटरनल होने से क्या हुआ? प्लैंक के लिए एक्सटर्नल है वो। मान लो मैं किसी को थप्पड़ मार दूं तो उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स है, मेरे हाथ पे भी, हम दोनों के लिए एक्सटर्नल है, लेकिन सिस्टम के लिए इंटरनल है। ऐसे देखना है। तो इधर देखो, प्लैंक पर फ्रिक्शन की वजह से मूवमेंट हुआ है। यार ये बात नहीं करो, समझो पहले चीजों को। क्लियर है ये बात? बेल हो गई क्या? मैंने H लिखा है, H अभी नहीं, होमवर्क नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। अभी तो जितना पढ़ा रहे हैं उसको ढंग से समझ लो, ये बहुत है मेरे लिए। ACM हॉरिजॉन्टल इक्वल टू 0। एक मिनट, अब अभी ना पहले ये बात सबको समझ में आ गई? तो आपका सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स है। एक स्टूडेंट कह रहे हैं सर L माइनस एक्स नहीं आया। इधर देखो, L माइनस एक्स को इन्विटेशन अच्छी तरह दो, वो आएगा। इधर देखो, इधर सुनो, ये मानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर सुनो, ये पर्सन यहां पहुंच गया, तो मैंने कहा पर्सन यहां पहुंच गया, मैंने प्लैंक को पीछे धक्का दे दिया। तो मुझे बताइए यहां से कितनी दूरी है पर्सन की? L है क्या? यहां से तो L है ना, यहां से L है। और ये जो लोकेशन आप खींच रहे हो, इससे ये दूरी पीछे है, तो यहां से ये कितना आगे हुआ? ये L x पीछे और ये L माइनस एक्स आगे। अच्छा, जाते जाते एक पॉइंट बोलता हुआ जा रहा हूं, आप अपने आप ट्राई करना, क्योंकि ये सब क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है, नहीं तो आप एग्जाम में वो डाउट उठा लोगे। अब जैसे मैंने पीछे माना था, कोई कहे सर आपको कैसे पता? तो भाई हम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, तो हमें पता था कि भाई ये आगे जाएगा तो वो पीछे आएगा, इसलिए हमने कर दिया। अगर आप इसको आगे ही मान लेते प्लैंक को, तो x नेगेटिव आता, लेकिन उसके साथ यहां चेंजेस होते। अगर आप प्लैंक को x आगे मानते तो पर्सन L प्लस एक्स आगे होता। कितना आगे होता?
और इस फॉर्मूले में यहाँ x यहाँ l प्लस एक्स आता, यहाँ x आता, फिर वहां से x नेगेटिव आता, फिर नेगेटिव का इंटरप्रिटेशन लेते कि हमने जिधर माना है ये उधर नहीं आया है, उसके ऑपोजिट। तो याद रखना अभी जितने क्वेश्चन चल रहे हैं ये क्वेश्चन आपको कल करके आना, शायद कल ही है अपनी क्लास, तो अभी कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं, कल आपको होमवर्क मिलेगा। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। ओके एवरीवन, क्लियर है? यस, सेंटर ऑफ मास मैन प्लस प्लैंक सिस्टम को लिया है मैंने, तभी हम उस सिस्टम की बात कर रहे हैं। थैंक यू।